हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 28 नवंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारे पहली न्यूज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल जो जस्टिस संजय कौल है, इन्हें नासा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। अब हमें प्रीलिम्स के हिसाब से ये जानना है कि आखिर ये नियुक्ति कौन करता है। तो जस्टिस संजय कौल को इसने अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ने किया है। और जस्टिस संजय कौल ही क्यों? क्योंकि होता क्या है, एक कन्वेंशन है कि जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उन्हें ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाता है नालसा का, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का। इन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। इसके पहले कौन थे? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए तो सेकंड सीनियर मोस्ट जज कौन थे? संजय कौल। तो इन्हें ही प्रेसिडेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करें तो ये कब आया था? ये 1995 में बनी थी बॉडी। किसके अंडर में बनी थी? द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अकॉर्डिंग बनी थी। अब इसे किस आर्टिकल के अंदर बनाया है? दरअसल आर्टिकल 39A जो हमारे संविधान का डीपीएसपी में ये मेंशन है, ताकि हम जस्टिस को प्रमोट कर पाए और फ्री लीगल एड की सुविधाएं दे पाए उन लोगों को जो जस्टिस से वंचित रह जाते हैं, जो इनके लिए जस्टिस अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में ये जो बॉडी है, ये लोगों को जस्टिस एड प्रोवाइड करती है। कौन कौन एलिजिबल होता है फ्री लीगल सर्विस के लिए? क्योंकि यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्री लीगल सर्विस किस किस को ये नालसा प्रोवाइड करती है। एक तो वुमेन एंड चिल्ड्रन का केस हो, या फिर SC ST का केस हो, इंडस्ट्रियल वर्कमैन का केस हो, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, या फिर डिसेबल पर्सन हो, पर्सन इन कस्टडी हो, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग हो, या फिर बेगर हो। और साथ साथ ऐसे व्यक्ति का केस जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम हो, ऐसे लोगों का केस उन्हें फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं अगर वो खुद से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो। अगर हम नालसा के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? तो लीगल एड प्रोवाइड करवाना, एडवाइस प्रोवाइड करनी, उसके बाद लीगल अवेयरनेस प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ जो लोक अदालत हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइज की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उसे ये ऑर्गेनाइज करती है ये बॉडी, ताकि जल्दी से जल्दी जो पेंडिंग केसेस हमारे जुडिशरी में उसे जल्दी से जल्दी रिजोल्व कर सकें। क्योंकि 2.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारे जुडिशरी में, तो लोक अदालत के जरिए हम जल्दी जल्दी ऐसे केसेस का निपटारा करते हैं। एक फैक्ट हमें और याद रखना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो पैटर्न इन चीफ होते हैं नालसा के, और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हर स्टेट में एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है जो नालसा डायरेक्ट करती है, उन्हें एडवाइस करती है, डायरेक्शन देती है, और यहाँ तक कि ग्रांट भी प्रोवाइड करती है ताकि वो इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को कौन हेड करता है? जो वहां के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस, वो उसको हेड करते हैं। तो ये हमने प्रीलिम्स के हिसाब से नालसा के बारे में बेसिक फैक्ट देखे, जो यूपीएससी ने पहले भी नालसा पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ कथाकार सम्मेलन को लेकर है। तो कथाकार का ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करती है अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। ये 15th एडिशन का हो रहा है कथाकार। इसमें होता क्या है कि जितने भी स्टोरी टेलर्स है अक्रॉस द इंडिया, और यहाँ तक कि जो विदेश से भी, ऑस्ट्रेलिया से और भी कई देशों से स्टोरी टेलर्स आते हैं, वो सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो हमें ये इनिशिएटिव इसलिए याद रखना है क्योंकि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर ये कथाकार कार्यक्रम आयोजित करा रही है, जिसमें कई सारे जो कथाकार स्टोरी टेलर्स हैं वो इस सम्मेलन में परफॉर्म करेंगे। और इंडिया का भी जो स्टोरी टेलिंग का बहुत एक रिच कल्चर रहा है। हर कल्चर में आपको कोई ना कोई स्टोरी टेलर के डिफरेंट डिफरेंट आपको वर्जन मिल जाएंगे। और जब अगर हम बात करें कब शुरुआत हुआ था, ये 2010 में शुरुआत हुआ था, जब घुमक्कड़ नारायण ट्रेवलिंग लिटरेचर फेस्टिवल लॉन्च हुआ था। और ये उस वक्त यूनेस्को के अंडर में लॉन्च हुआ था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कथाकार को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर है। दरअसल हो क्या रहा था कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी वहां पे आप आरटीआई नहीं लगा सकते थे, बट लेटर ऑन वहां पर आरटीआई अवेलेबल हो गई। और हो क्या रहा था, वो बाय पोस्ट ही आपको आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। बट अब उसके लिए एक डेडिकेटेड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल बना दिया गया है, जिससे आप इजीली राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा के कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो जो कि सेंसिटिव ना हो, वो आपको मिल सकती है। आरटीआई में होता क्या है कि जब आप आरटीआई लगाते हो तो विद इन 30 डेज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, और 48 आवर्स के अंदर मिलनी चाहिए अगर वो सिचुएशन लाइफ एंड डेथ को लेकर है। क्योंकि कई सारी पीआई लगी थी कि सुप्रीम कोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो वाया पोस्ट हो रही थी वो बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस थी वो। अगर हम प्रिलिम्स के फैक्ट की बात करें तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या है? एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आई थी ये बॉडी। इसमें एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और साथ ही साथ नॉट मोर देन 10 मेंबर्स इसके मेंबर्स होते हैं। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और किसके रिकमेंडेशन पे करते हैं? उस कमेटी के रिकमेंडेशन में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो कि पीएम नॉमिनेट करता है।
इन्हें रिमूव कैसे किया जाता है? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं अगर वो इनकैपेसिटी में हो, और ये उसी तरीके से रिमूव होते हैं जैसे यूपीएससी के चेयरमैन या यूपीएससी मेंबर रिमूव होते हैं। तो यूपीएससी आरटीआई को लेकर इससे रिलेटेड फैक्ट्स पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज इंसाइडर ट्रेडिंग को लेकर है। दरअसल न्यूज में क्यों है, जो हमारी सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने ये बोला है कि अब इंसाइडर ट्रेडिंग के अंदर हम फंड मैनेजर्स, डायरेक्टर्स ऑफ फंड हाउस, ट्रस्टी और अदर कनेक्टेड एंटिटीज को भी इनसाइड ट्रेडिंग रूल्स के अंदर मानेंगे और उन्हें चार्ज कर सकते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो स्टॉक को सेल कर रहा है, बाय कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट डिस्क्लोज इन पब्लिक। मतलब आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हो और आपने कोई स्टॉक बेचा है या खरीदा है क्योंकि आपके पास में ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी जो कि पब्लिक में अवेलेबल नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, आपने मार्केट को मैनिपुलेट किया है, और ये इलीगल है हमारे देश में इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये पूरे जो ओवरऑल सिस्टम होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट की, उसको मैनिपुलेट करता है। और ये कब अलाउ मानी जाती है? जब कोई एम्प्लॉय या फिर उस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस स्टॉक को खरीद सकता है, बेच सकता है उस कंपनी का, बशर्ते ये कि उसे किसी प्रकार का एडिशनल मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो जो कि पब्लिक डोमेन में ना हो, तब आपकी ये ट्रेडिंग अलाउड है। इसमें किस किस को चार्ज किया जा सकता है? एक तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जिसने सेल किया है या परचेस किया है, उसके अलावा प्रोफेशनल ऐसे लोग या दूसरी कंपनी के लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं, इनके साथ में कोई काम करते हो, इसके साथ ही साथ कोई फ्रेंड, फैमिली या एक्विडेंस जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, अगर वो भी ऐसे ट्रेड में शामिल है तो उन्हें भी इसके अंदर चार्ज किया जा सकता है। तो इसका स्क्रूटिनी कौन करता है इनसाइडर ट्रेडिंग का हमारे देश में? द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, एसीसी करती है, पूरा मॉनिटर करती है सिक्योरिटी मार्केट में, देखती है कि कोई स्टॉक कोई अननेसेसरली तो नहीं अब्रप्शन आया है, एकदम से जंप लिया है या एकदम से क्रैश हुआ है, तो उसे वो मॉनिटर करती है और चेक करती है क्या ये इनसाइडर ट्रेडिंग का हिस्सा है। अब चलते हैं आगे। हमारी एग्री न्यूज चाइना को लेकर है। चाइना क्या ट्राई कर रहा है कि वो मून बेस बनाना चाहता है बाय 2028, और ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलेगा, ये पूरा जो मून बेस होगा चाइना का। इसमें इस पूरे बेस में होगा क्या, एक तो लैंडर होगा, उसके पास हॉपर होगा, ऑर्बिटर होगा, रोवर होगा, और ये सब कौन से मिशन में जाएंगे? चैन 6, 7, 8 मिशन, जो कि चाइना के मिशन हैं। रिसेंटली चाइना काफी अग्रेसिव हुआ है स्पेस को लेकर, उसने कई सारे अपना प्रोग्राम लॉन्च किए हैं और डायरेक्ट कंपटीशन में आ गया है वो यूएस के। जैसे एक समय पे यूएस में स्पेस वॉर देखने को मिलती थी रशिया के साथ में, अब वही यूएस के साथ में स्पेस वॉर कौन कर रहा है? चाइना। क्योंकि 2019 में इसने मून में एक फार साइड में भी उसने एक अपना रोवर को लैंड कराया था। चाइना भविष्य में उस बेस को इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन में भी कन्वर्ट करने की सोच रहा है। तो ये छोटी सी न्यूज है, हमें पता होना चाहिए। हमारी अगली न्यूज फीफा वर्ल्ड कप को लेकर है। दरअसल ये न्यूज इसलिए खास है क्योंकि इसमें आपको जो एथिकल बिहेवियर दिख रहे हैं, जो आपका एटीट्यूड शो कर रहे हैं जापानीज फैंस, वो हमें हमारे एथिक्स के एग्जांपल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब जापान ने अपना मैच खेला था फीफा फुटबॉल में, उसके बाद मैच खत्म होने के बाद जो जापान के जो फैन थे, उनने पूरा स्टेडियम क्लीन किया था। तो ये उनका एटीट्यूड शो करता है कि उनका जो एटीट्यूड है क्लीनलीनेस को लेकर वो काफी पॉजिटिव है। और इससे हम काफी हद तक कुछ लेसन सीख सकते हैं कि जो क्लीनलीनेस है, जो टाइडीनेस है, वो एक रिलीजन की तरह है जापान में। उनके वो एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, उनकी एवरीडे लर्निंग का हिस्सा है, और ये उनके कल्चर का हिस्सा है कि आप जहां भी जाते हो, किसी रूम में जाते हो या किसी टॉयलेट को एक्सेस करते हो, तो आपका ये ड्यूटी है कि आपको वो क्लीन करना है। ये आपका एटीट्यूड शो करता है। हमारे देश में भी बिहेवियरल चेंज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपका सफाई के प्रति एटीट्यूड अच्छा हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो वही आपका बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। तो इस एग्जाम्पल का आप अपने एथिक्स में कोट कर सकते हो। अब एक प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी का। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स फर्स्ट अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, अ गवर्नमेंट whose head enjoys nominal powers, a government whose head enjoys real power, a government limited by the terms of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चले। मतलब यहाँ पे राजा महाराजा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो हमारे देश में जो सुप्रीम लीडर होते हैं प्रेसिडेंट, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के आधार पर चलते हैं, अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो डिस्क्रिप्शन पावर है बिल्कुल कम है। हमारे जो पीएम है, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर तो पीएम के पास में होती है, वो भी अपने मन से या अपनी डिस्क्रिप्शन से कोई डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि उनका जो भी डिसीजन लेना होगा वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंडर होगा। और यहाँ तक कि जो पार्लियामेंट भी है, वो भी ऐसे कोई कानून नहीं ला सकती, ऐसा कोई एक्ट नहीं पास कर सकती जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे। इसका मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिटेड हो, जो किसी राजा के या विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग देश नहीं रन करता हो, तो ऐसी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट माना जाता है। पॉलिटी में अब यूपीसी ऐसे ही
एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रही है तो हमें और ज्यादा डीप में जाके हर टर्म्स को समझने की जरूरत है, इस टर्म्स का मतलब क्या है। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे और करंट अफेयर वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।